वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू की फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? जो आयरन ओर है इनमें से कौन सा रिसोर्स है? वो है नॉन रिन्यूएबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी? चिल्ड्रन याद रखना, जब भी टाइडल वर्ड आएगा वाटर से रिलेटेड होगा, है ना, तो रेप्लिनेशेबल है, रेप्लिनेशेबल। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब में जो जमीन खराब हो रही है खेती वाली, उसका मेन रीजन क्या है? ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन हिली एरियाज में होती है, तो राइट आंसर है उत्तराखंड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ब्लैक सॉइल? कहां पे मिलती है इनमें से? गुजरात में मिलती है ब्लैक सॉइल। यहां से हमारे मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल्स। 3 स्टेट्स बताने हैं जहां ब्लैक सॉइल मिलती है, तो आंसर में लिखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे ब्लैक सॉइल मिलती है। अब इसमें पूछ रहा है एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, यानी कि ब्लैक सॉइल में जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें मेन क्रॉप क्या उगाई जाती है? कॉटन। कॉटन यानी रुई। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन इट इज कॉटन, यानी अगर याद रखना ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होती है। What type of soil is found in the river deltas of the eastern coast? सबसे पहले ये समझो कि जो डेल्टाज होते हैं वो इस तरह से, रिवर्स के इस तरह से होते हैं। जो ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज हैं उसमें कौन सी रिवर कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, और गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। एलुवियल सॉइल के 3 फीचर बताने हैं, तो सबसे पहले तो बस ये लिख दो, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। अब उसके फीचर्स पूछ रहा था, तो भैया फीचर है नंबर 1 वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, अच्छी होती है। वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड वीट। शुगर केन यानी गन्ने की ग्रोथ के लिए, पैडी यानी चावल के लिए, और वीट यानी गेहूं की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नहीं होता, इट इज एल्कलाइन होती है नेचर में। What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? Soil erosion क्या होता है? Soil का बह जाना, ठीक है, मिट्टी का हवा से या पानी से। Soil erosion को रोकने के लिए हिली एरियाज में हम क्या कर सकते हैं? पहले इमेजेस से समझो कि भैया हम कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं, हम टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं और स्ट्रिप कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिख दो, द सॉइल इरोजन in the hilly areas can be controlled by taking following steps. Number 1 contour plowing, number 2 terrace cultivation और number 3 strip cropping. अब इन्होंने केवल हमसे स्टेप्स पूछे, इसलिए हमने बस contour plowing, terrace cultivation और strip cropping लिख दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन अगर सपोज करो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा 2 लाइन contour plowing के बारे में, 2 लाइन terrace cultivation के बारे में और 2 लाइन स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में हम लिख देंगे। लेकिन यहां पे इन्होंने नहीं पूछा, तो इसलिए हमने बस पॉइंट्स लिख के छोड़ दिया। अब है भैया व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस। आज आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ऐसी चीजें जो लिविंग बीइंग से डिराइव हो, लिविंग बीइंग से आए, वो बायोटिक हैं। ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग बीइंग से आए वो एबायोटिक है। तो बायोटिक रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से आए, जैसे प्लांट्स है लिविंग बीइंग, एनिमल्स है लिविंग बीइंग से आया, फिश है लिविंग बीइंग से आया। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, है तो नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही, लेकिन नॉन लिविंग थिंग से डिराइव्ड होंगे, जैसे वाटर है। अब वाटर, ठीक है, नॉन लिविंग है, विंड नॉन लिविंग है, सोलर एनर्जी नॉन लिविंग है। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? चाहे बायोटिक रिसोर्सेज हो या एबायोटिक रिसोर्सेज हो, दोनों होते ही नेचुरल रिसोर्स है। ये नहीं है यहां पे मैं प्लास्टिक रख दूंगा, अब आप कहोगे सर प्लास्टिक भी तो नॉन लिविंग है, लेकिन प्लास्टिक मैन मेड है, नहीं, हम यहां बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की।
तो जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं या एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो नेचर ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 10 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू जो चैनल है हमारा, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है, explain land use pattern in India and why has the land under forest not increased much since 1960-61। लैंड यूज पैटर्न समझेंगे भैया। हमारे यहाँ 4 तरह की लैंड है। नंबर 1 है एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड वो लैंड है जिसपे खेती बाड़ी करी जाती है, जो काफी फर्टाइल होती है। नंबर 2 है फॉरेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती लेकिन बड़े बड़े जंगल हैं जिसको भारत सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। नंबर 3 है ग्रेजिंग लैंड, जिसपे हमारे एनिमल्स वगैरह जो कैटल है वो ग्रेजिंग करते हैं। और नंबर 4 है वेस्ट लैंड, जो ना तो भैया एग्रीकल्चर के काम आती क्योंकि वो इतनी ज्यादा बैरन है, उपजाऊ नहीं है, ना ही उसमें फॉरेस्ट है और ना ही उसमें जानवर चरते। तो एक एक पॉइंट तीनों के बारे में लिख देंगे। एग्रीकल्चर लैंड में लिखेंगे दिस लैंड सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है। सो मेनली इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, इसलिए ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करी जाती है। फॉरेस्ट लैंड नाम में ही छुपा हुआ है। दिस लैंड हैज डेंस फॉरेस्ट, इसमें घने जंगल होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, भारत सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रेजिंग लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स को खाने के लिए, एनिमल्स को चराने के लिए ये यूज होती है। और वेस्ट लैंड नाम में ही छुपा हुआ है, वेस्ट जो इनमें से किसी काम में आए। द लैंड नीदर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर नॉर ग्रेजिंग, ना तो इस पे कोई खेती बाड़ी हो सकती और ना ग्रेजिंग के काम आ सकती, वो है हमारी वेस्टलैंड। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज। भाई 1960-61 के बाद से ही फॉरेस्ट एरिया बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो भाई साहब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का जो इंसान है वो मतलबी इंसान है, वो पेड़ों को काटता जा रहा है, मॉल बनाते जा रहा है, सड़क बनाते जा रहा है, घर बनाते जा रहा है, हॉस्पिटल बनाते जा रहा है और पेड़ों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा। तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट बढ़ाना तो छोड़ो कि हम और कम करते जा रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे द ह्यूमन ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का जो इंसान है हैज बिकम वेरी सेल्फिश, बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गया। वी आर कटिंग ट्रीज इन एक्सेस, हम जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, केवल काट ही नहीं रहे, जरूरत से ज्यादा हमारे जानवर भी चर रहे हैं और माइनिंग भी हम कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। दीज आर द रीजंस, यही रीजंस हैं दैट पूरा का पूरा क्वेश्चन से द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 से लेके 61 तक। अभी तक जो लैंड है वो फॉरेस्ट वाली बढ़ नहीं रही और कम ही हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, जितना ज्यादा लोगों पे पैसा आया, उतना ही लोगों ने रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। कैसे, इसको बात को एग्जांपल से समझो। पहले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, उनकी जो जरूरतें थी वो बड़ी लिमिटेड थी। कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई बड़ी बड़ी कारें, कोई ये बंगलो, ये सब किसी के शौक नहीं थे। ठीक है, थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उसी से अपना घर का गुजारा होता था, सब खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी नीड्स बढ़ी, उन्होंने ज्यादा एग्रीकल्चर ज्यादा बड़े लेवल पे करना शुरू करे। अब पैसा आया, जब पैसा आया तो लोगों ने सोचा चलो कार ले लें, चलो नई घड़ी ले लें, चलो अब ये ले लें, अब नया विला ले लें। तो जो लोग पहले जरासी सी चीजों में संतुष्ट रह जाते थे, अब उनको हर चीज में नया आईफोन चाहिए, नया कंप्यूटर चाहिए, नया घर चाहिए, बड़ा विला चाहिए। इस तरह से जितने ज्यादा टेक्निकल चीजें आई, जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उतनी ज्यादा जरूरतें भी इंसान की बढ़ गई। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग यूज्ड टू टेक प्लेस मैनुअली प्रोडक्शन वाज लेस। जब हर चीज हाथ से होती थी, मशीनों से नहीं होती थी, तो प्रोडक्शन भी कम होता था। बट पीपल वर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर दे हैड, लेकिन लोग खुश रहते थे जो भी उन्हें मिलता था। बट एज सून एज मशीन्स यानी टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मशीन्स आई,
द प्रोडक्शन इंक्रीज, भाई प्रोडक्शन बढ़ गया। भाई पहले बैलों से हो रही है प्लोइंग, अब ट्रैक्टर से हो रही है, तो जो काम पहले 5 दिन में हो रहा है वो अब 1 दिन में हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया, मोर प्रोडक्शन मींस मोर इनकम ऑफ अ पर्सन, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो गई तो ज्यादा इनकम यानी पैसा ज्यादा आ गया। एज अ रिजल्ट हिज डिमांड इंक्रीज्ड, अब इंसान की भाई साहब डिमांड भी बढ़ गई। अ फैमिली विच कुड इजिली सेटल इन विलेज नाउ नीड बंगलो, बाइक, कार, कंप्यूटर। एक ऐसी फैमिली जो पहले गांव में बेचारे छोटे मोटे घर में ही गुजर बसर कर लेती थी, नहीं अब तो उस फैमिली को बंगलो भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, जिम भी जाना है, मॉल भी जाना है। 10 इस तरह से हम कह सकते हैं पूरा क्वेश्चन में से टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स क्या है, एयर, प्लांट्स या आयरन ओर। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।